हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं काफ़ी दिन से स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे। तो एक रवि कुमार नाम का लड़का है, शायद उन्होंने मेरे को कॉल भी किया था कि सर आप कहाँ रहते हो, मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने शायद उनका एड्रेस भी दिया है, तो आज वो हमारे ऑफिस में आए हैं। तो उनका ये क्वेश्चन है, शायद वो कह रहे हैं कि मैं प्रमोट हुआ हूँ, मेरे पास मार्कशीट नहीं है और मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरूँ। तो इसका मैंने रिप्लाई एक वीडियो के माध्यम से भी दिया था, बट शायद इनको समझ में नहीं आया उनका। तो ये शायद आज मेरे ऑफिस में आए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं इनका सवाल क्या है। सर, मैं भोपालगढ़ आरपीएस कॉलेज से मैंने फर्स्ट ईयर किया है, जिसमें जी। मैं कोरोना के तहत प्रमोट हुआ हूँ। अच्छा। तो सर, मैं प्रमोट हुआ, मेरे पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है नहीं है, तो मेरे को समाज कल्याण की स्कॉलरशिप जो आती है हर साल, उसका फॉर्म आवेदन करना है। तो मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ? तो जो प्रमोट हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं प्रमोट हुआ हूँ। तो सबसे पहले अभी तो आपके पास मार्कशीट नहीं होगी। तो बिना मार्कशीट आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म वैसे अलाउ नहीं है। बट आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने शायद एक अफसर से डीएलओ से बात की थी। तो उन्होंने बताया कि जब लास्ट डेट पास में हो तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दीजिए, कोई दूसरी मार्कशीट लगा के भी। जैसे आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं, आपका फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हैं, तो आपके पास फर्स्ट ईयर की अभी मार्कशीट नहीं है, तो आप ट्वेल्थ की लगा दीजिए। और उसमें जब ये आप अपने कॉलेज के साथ तालमेल रखिए कि जब तक मेरी मार्कशीट नहीं आ जाती तब तक आप अप्रूव करके आगे फॉर्म डीएलओ तक नहीं भेजें। अदरवाइज क्या होगा कि जब वो डीएलओ से डीएलओ भेज देंगे तो आपका फॉर्म वापस तक आपके पास नहीं आएगा। अदरवाइज जब भी आपकी मान लो जनवरी में आपके पास मार्कशीट आ जाती हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉलेज से ऑब्जेक्शन डलवा लेंगे। जैसे ही आपके पास फॉर्म आएगा तो आप उसमें मार्कशीट अपलोड करके फॉर्म को वापस सबमिट कर देंगे। तो उससे आपकी ये समस्या सॉल्व भी हो जाएगी। एंड अदरवाइज 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप 31 जनवरी तक तो वेट कीजिए। एंड शायद डेट और एक्सटेंड होती है तो आप तब तक तो आपको मार्कशीट मिली जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी अभी मार्कशीट मिलने लग गई हैं। तो एंड जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, तो शायद मैं उनको लिख भी लिया है। तो मैं उन कमेंट का भी रिप्लाई करना चाहूँगा, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से सबको बताया जाए कि भाई जो भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसमें भरने में कोई मिस्टेक नहीं हो। अदरवाइज क्या होता है, जैसे आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर देते हैं, आपका सबमिट हो जाता है, ये दो स्टेज से गुजरता है। एक तो कॉलेज लेवल पे, कॉलेज लेवल पे क्या होता है कि जैसे आपने आज फॉर्म सबमिट किया, तो जो आपकी डिटेल है वो कॉलेज के पास में जाएगी। जो आपने फीस रिसिप्ट लगाई वो कॉलेज वाले चेक करेंगे कि वो रियल में हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है या नहीं है। एंड जो आपने मार्कशीट लगाई वो रियल में कैसे है, सही है कि नहीं है, वो चीज़ डिटेल करके वो फॉर्म को अप्रूव करते हैं। तो उसकी सेकंड स्टेज रहती है कि वो फॉर्म जाता है डीएलओ में। पहले जब 2-3 साल पहले जो फॉर्म की स्टेज होती थी 3 होती थी, बट अब डिवाइड करके अब उसको 2 कर दिया गया है। अब इसमें ऐसा भी कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, अदर यदि वो जैसे कॉलेज वाले हैं, जैसे मान लो वो 15 डेज के अंदर वो मान लो फॉर्म अप्रूव नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है फॉर्म। जिससे स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप मिलने में कम टाइम लगता है। अदरवाइज वो डिले कर देते हैं। जैसे फिर वो डीएलओ में जाता है, तो डीएलओ अधिकारी का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जब भी फॉर्म आ जाता है तो उसको अप्रूव करना और बिल जनरेट करना। और जो भी जैसे जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे वो बीपीएल से आता है या अंत्योदय से वो बिलोंग करता है या एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसके रिलेटेड वो उसका सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, जो उसने मार्कशीट लगाई वो सही है नहीं, वो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। उसके बाद वो बिल जनरेट करके वो जो बजट आ जाता है, तो बजट के बाद वो अमाउंट वो आपके जो जन आधार में जो भी अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके आईएफएससी कोड चेंज हो जाते हैं, उसके बाद वो स्कॉलरशिप अटक जाती हैं। तो शायद मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जन आधार अपडेट कराएं, उसमें जो भी अकाउंट है आपका अपडेट कराएं, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिल जनरेट हो जाते हैं, बिल जनरेट होने के बाद वो स्कॉलरशिप भी आपको मिल नहीं पाती है। दूसरी चीज़ है कि ये तो आपका प्रोसेस हो गया कि क्या रहता है कि एक शुरुआत में आप फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका
अमाउंट जो स्कॉलरशिप अमाउंट जो अकाउंट में आता है उसके बीच का ये रह गया। उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनको कैसे क्लियर करना। क्योंकि जो मैंने वीडियोज अपलोड किए थे उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, तो वो मैंने रिटर्न कर लिए हैं। तो उनको मैं एक एक चीज़ को पढ़ के उनका जवाब देना चाहूँगा। एक पहला कमेंट जो रवि कुमार जी ने पूछा था कि हम प्रमोट हो गए हैं, हमारे पास मार्कशीट नहीं है, हम स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें, ये तो इसका मैंने जवाब दे दिया है, शायद आपको समझ में भी आ गया। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि एक सवाल था कि फॉर्म कॉलेज से अप्रूव हो गया है, डीएलओ से भी अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो इसका क्या कारण रहता है कि कई बार बजट नहीं मिल पाता है, तो वो फॉर्म काफ़ी दिन तक अटका रहता है। जैसे मैंने बीटेक की थी, तो मैंने चारों साल में कहने का मतलब स्कॉलरशिप उठाई है। तो मेरे क्या होता था, कई बार मार्च में मेरा बिल जनरेट हो जाता था, बट जो स्कॉलरशिप आती थी वो अगस्त तक आती थी, क्योंकि जब तक बजट नहीं आएगा तब तक वो स्कॉलरशिप कैसे अकाउंट में डालेंगे। उसमें एक रूल्स ये भी रहता था कि पहले आओ पहले पाओ के तहत स्कॉलरशिप देते थे। तो जब स्कॉलरशिप आती है उस समय जैसे बजट आता है उसी समय आपका फॉर्म मान लो बिल जनरेट हो जाता है, तो आपकी तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। अदरवाइज वो आपका फॉर्म बिल जनरेट के रूप में पड़ा रहता है। तो जब बजट आएगा तो आपका अमाउंट आपके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अकाउंट में। तो बेफिक्र रहिए, बेटेंशन रहिए, क्योंकि ये ट्रांसफ़र बिल जनरेट हो गया मीन्स आपका स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। दूसरा ये था, तीसरा ये था, जब मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता हूँ तो मेरे कॉलेज का नाम शो नहीं होता है। तो ये बहुत काफ़ी लड़के ने ये कमेंट किया था, बिकॉज इसका ये रहता है कि जो लोग जो कॉलेज के जो कॉलेज के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल लोग होते हैं, जब तक वो स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उनका नाम कैसे होगा, कॉलेज का नाम कैसे शो होगा। वो सारी डिटेल वहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे एज ए एक स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है वैसे उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सारे कोर्सेज की डिटेल देनी पड़ती है, कितने कितने स्टूडेंट उनके हैं, सारी उनको डिटेल देनी पड़ती है, तब जाके वो उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उसमें लोग उनके जो कॉलेज के लोग होते हैं वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर पाते हैं। तो जब आपके कॉलेज के लोग वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके कॉलेज का नाम शो हो जाएगा। ये ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज वाले का नाम शो नहीं हो रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज के सबके नाम शो हो रहे हैं। अभी 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो शायद सबका कॉलेज का नाम शो होने लग गया है, क्योंकि अभी नोटिस जारी हुआ था 26 नवंबर को, तो उसके बाद सभी कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। एक लड़के ने कमेंट किया कि ये था उसका कि सर मैंने बीएससी कंप्लीट कर ली है, अब मैं बीएड कर रहा हूँ। तो अभी मेरा ओवरऑल बीएससी में परसेंटेज 60% से कम है, क्योंकि जो समाज कल्याण वाली स्कॉलरशिप है वो 60% का क्राइटेरिया रखती है, क्योंकि इससे कम होगा तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उसने कहा कि मेरा थर्ड ईयर में जो परसेंटेज है वो 60% से अबव है, बट मेरा ओवरऑल 60% से कम है। तो मैं कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरूं, और मेरा क्या रहता, कौन सी मार्कशीट लगाऊं, ओवरऑल वाली लगाऊं या थर्ड ईयर वाली। तो मैं उसको कहना चाहूँगा कि भाई आपने, उसमें कहता है कि लास्ट ईयर की मार्कशीट, तो इस मीन्स थर्ड ईयर की मार्कशीट लगाइए आप और फॉर्म को फिलअप कीजिए। यदि आपका कुछ मान लो उसमें ऑब्जेक्शन आता है तो आप राजस्थान पोर्टल, संपर्क पोर्टल है, उस पर आप कंप्लेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक पांचवा कमेंट यह था कि सर लास्ट डेट क्या है स्कॉलरशिप की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होती रहती है, क्योंकि अभी देखो 31 नवंबर लास्ट डेट थी, अभी 2 महीने और बढ़ा दी, 31 जनवरी कर दी है। अभी 31 जनवरी के बाद में भी डेट बढ़ेगी, क्योंकि अभी जितना कोरोना काल ये रहा है, तो इसमें अभी तक जैसे ये कोटा वाली जो वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके तो अभी तक एडमिशन चल रहे हैं, तो लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं। जिन्होंने फीस भर दी है तो वो लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फीस भरी है, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी है। एंड अगला कमेंट ये था कि स्कॉलरशिप किस में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि देखो स्कॉलरशिप बहुत सारे अलग अलग तरह की है जो राजस्थान स्टेट में है। तो राजस्थान स्टेट में जैसे समाज कल्याण वाली स्कॉलरशिप है, और आपकी सीएम स्कॉलरशिप है, एंड दूसरी स्कूटी योजना, बहुत सारी योजनाएं, जैसे एमएचआरडी की स्कॉलरशिप अलग मिलती है, सुमेधा की अलग मिलती है। तो किस में ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, जो सीएम स्कॉलरशिप है उसमें सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं,
चाहे वो कोई भी नॉन टेक्निकल कोर्सेज हो। यानी यदि आपका टेक्निकल कोर्सेज हैं तो आप केवल समाज कल्याण वाली या सुमेधा स्कॉलरशिप या एमएचआरडी वाली भर सकते हैं। यदि आप नॉन टेक्निकल कोर्सेज लाइक आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं तो आप ये स्कॉलरशिप भर सकते हैं, सीएम स्कॉलरशिप वाली। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट समाज कल्याण में मिलता है, इसमें आपका 50,000 से ज़्यादा भी मिलते हैं। मेरे साथ वाले स्टूडेंट जो मेरे साथ दोस्त से थे तो उन्होंने 70,000 तक स्कॉलरशिप उठाई है, उनकी फ़ीस थी 80,000 रुपये। तो मतलब जो आपकी ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन फीस, एग्ज़ाम फीस, उसके अलावा जितनी भी लाइब्रेरी फीस वगैरह होती है वो सारी स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है। जो आपकी रिफंडेबल फीस होती है जैसे क्वेश्चन मनी है, तो क्वेश्चन मनी जो आपको रिफंड की जाती है तो वो स्कॉलरशिप के रूप में नहीं मिलती है। बाकी सारी जितनी भी फीस होती है वो सारी स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाती है। तो शायद वो 80,000 रुपये स्कॉलरशिप, यानी 2 सेमेस्टर की साथ में वो लोग लगाते थे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की दोनों की मिला के 80,000 रुपये वो साथ में सबमिट करते थे। लगभग 70 से अबो 70,000 से लगभग उनकी स्कॉलरशिप आती थी। अगला में एक क्वेश्चन है कि सर मैं EWS जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता हूँ? अभी जो नोटिफिकेशन है इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, बट मैं ये कह सकता हूँ जो BPL है, अंत्योदय है, ST SC कैटेगरी से हैं उनके लिए तो ये है ही है। बाकी आप CM स्कॉलरशिप वो सभी के लिए है, वो तो भर ही सकते हैं। बाकी आप जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है उस पर कंप्लेन दर्ज करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि सर मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर सकता हूँ, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो जनरल कैटेगरी का है उससे बिलोंग करता हूँ। बाकी जो एक है जो पालनहार जिनके माता पिता वगैरह नहीं हैं, जो नॉन डिपेंडेबल है, तो वो लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भर ही सकते हैं। उनके के लिए तो क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं रखा गया है, तो वो कोई भी स्कॉलरशिप भर सकते हैं। एक अगला कमेंट है कि सर मैं आउट ऑफ स्टेट से हूँ, मतलब वो हरियाणा या पंजाब या यूपी से हैं और राजस्थान में पढ़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता हूँ? देखो, जब आप राजस्थान का जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं SSO ID से फॉर्म भरा जाता है, तो SSO ID में फॉर्म भरा जाता है तो सबसे पहले आपको पता होगा उसमें जन आधार कार्ड से, वो आधार कार्ड से ट्रैक करता है, जन आधार कार्ड या भामाशाह ट्रैक करता है। तो आप वहाँ के निवासी नहीं हैं तो आप कैसे वो ट्रैक करवा पाओगे? SSO ID ही नहीं बनेगी आपकी। तो आप ये तो भूल जाओ कि आपको राजस्थान वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। आप अपने स्टेट में कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपको आउट ऑफ स्टेट को मेरे हिसाब से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और बाकी जो MHRD की सेंट्रल स्कॉलरशिप है वो आप कर सकते हैं, जैसे MHRD है, नेशनल स्कॉलरशिप है, और भी छोटी मोटी स्कॉलरशिप प्राइवेट जो संस्थान वगैरह देते हैं वो ले सकते हैं। और बाकी जो अगला कमेंट था कि मैं बीएड में कितनी स्कॉलरशिप ले सकता हूँ, कितनी फीस भरी जाती है, ये लोग एक लड़के ने कमेंट किया था। तो बीएड में ज़्यादातर 25-26 हज़ार रुपये की फीस भरी जाती है। तो लगभग 24-25 हज़ार रुपये मैंने देखे हैं। आप खुद जन सूचना पोर्टल पर आप एरिया की देखते ही होंगे। तो बीएड में मेरे साथ जो भी शायद मेरे गांव के लड़के हैं उन्होंने 24-25 हज़ार रुपये तक आराम से स्कॉलरशिप उठाई है बीएड की। तो लगभग 90% स्कॉलरशिप वापस मिल जाती है। तो बीएड के लिए तो यही रहता है। बाकी हर कोर्सेज के लिए इतना रहता है कि क्वेश्चन मनी के अलावा जितनी भी फीस होती है सारी फीस रिफंड होती है स्कॉलरशिप के रूप में। और बाकी मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है कि कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। यदि कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि जो उसमें डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको सारे रिन्यू नए से बनाने हैं, क्योंकि अदरवाइज आपको 6 महीने पहले पुराने हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन डाल देंगे। आप ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर करेंगे? यदि वो नया डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्शन क्लियर होगा ही नहीं। जैसे उसमें ओबीसी का डाल दिया कि आपके 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो आपको ओबीसी नया बना के डालना पड़ेगा। आपकी फीस रिसिप्ट सही नहीं है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन आ गया तो वो क्लियर करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई आप सिस्टम रखो ही मत, ऐसी कोई मिस्टेक करो ही मत जिसके कारण आपका ऑब्जेक्शन आए, क्योंकि ऑब्जेक्शन आने के बाद फॉर्म रुक जाता है, फिर उसके बाद टाइम काफ़ी लगता है।
वापस डीएलओ तक पहुंचने में, बिल जनरेट होने में तब तक बजट खत्म हो जाते हैं। बजट खत्म हो जाते हैं तो फिर आप स्कॉलरशिप ले ही नहीं पाते हैं, आप वंचित हो जाते हैं। अभी आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग 19-20 में जिन्होंने ऐसे लिख दिया था कि ड्यू टू लिमिटेड बजट आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मेरे खुद के भाई के कमेंट आया था कि वो शायद बीएससी थर्ड ईयर के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, तो उसमें ऐसे कमेंट डाल दिया ड्यू टू लिमिटेड बजट आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ऐसे ऐसे वो रीज़न डाल देते हैं। फिर मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पे कंप्लेंट भी दर्ज करवाई, बट उसका भी रिप्लाई नहीं आया ज़्यादा, कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। बट आप ऐसा कुछ फॉर्म में सारी चीज़ें सही से डालिए ताकि स्कॉलरशिप में ऐसा ऑब्जेक्शन क्रिएट होने की नौबत नहीं आए। बाकी रवि कुमार जी आए, मैं इनको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि ये भोपालगढ़ से मेरे से मिलने के लिए आए स्कॉलरशिप के रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा, मैंने इनको बताया भी था इनका फॉर्म जो भी है, जहाँ भी मैंने भरना है, कैसे नहीं भरना, पूरा प्रोसेस इनको समझाया है। शायद मेरे से जो मेरा आंसर रहा उनसे ये सेटिस्फाई हुए होंगे। बट मैं शायद इन्होंने पहले कभी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा, इसलिए इनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई है। बट अब उनको मैंने सारी चीज़ें बता दी है तो शायद उनको समझ में आ गया है। बाकी यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अच्छे से आप भी कोई फॉर्म भरें स्कॉलरशिप का तो पूरी एकदम डिटेल सही से भरें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक